हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हमारी इंग्लिश विषय की दूसरी क्लास है। आपने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन के माध्यम से अपने सिलेबस को जानने का प्रयास किया होगा और ये भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो आर्टिकल को लेकर रहने वाली है। आज हम आर्टिकल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल विशेष प्रकार के डिटर्मिनर होते हैं जो संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं ताकि उस संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी दी जा सके, जैसे वह सामान्य है या विशिष्ट। क्या अर्थ हुआ? यानी आर्टिकल वो होते हैं जो हमेशा संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं ताकि उस संज्ञा के बारे में हमें अधिक जानकारी मिल सके कि वह जो संज्ञा है वो सामान्य है या कोई विशिष्ट है। याद रखना आप हमेशा कि जो आर्टिकल होते हैं वो हमेशा संज्ञा यानी नाउन के पहले लगाए जाते हैं। ये नाउन के पहले लगाए जाते हैं, इसका क्या अर्थ है आप जानते हो क्या? यानी आर्टिकल कहाँ लग सकते हैं? मान लो कोई नाउन है, नाउन के पहले क्या लग सकता है? आर्टिकल लग सकता है पीछे। कोई नाउन एंड नाउन, यानी अगर दो नाउन है तो उनके पहले भी क्या आर्टिकल लग सकता है। फिर मान लो एक यहाँ तो है एडजेक्टिव, फिर है उसके आगे है नाउन, उसके पहले भी अपन क्या लगा सकते हैं? आर्टिकल लगा सकते हैं। एडजेक्टिव प्लस नाउन को आप ऐसे समझना जैसे एक हो ओनेस्ट बॉय। अब ओनेस्ट तो एक उसकी विशेषता बता रहा है, यानी वो एडजेक्टिव है, और बॉय बॉय क्या है? नाउन है, तो उनसे पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन अगर ओनली एडजेक्टिव है, जैसे ओनली होनेस्टी ही नाम है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल कहाँ लगते हैं? आर्टिकल नाउन के पहले लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल होता है इंडेफिनिट, दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनिट। आर्टिकल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आर्टिकल होता है इंडेफिनिट, दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट यानी होता है अनिश्चित और डेफिनिट यानी होता है निश्चित। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर हम दो आर्टिकल रखते हैं, ए और एन। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और जो द होता है वो एक डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। यानी ए और एन तो क्या है? अनिश्चित आर्टिकल हैं। जब उसी अनिश्चित को हम निश्चित डेफिनेट बात में ले जाएं तो वहाँ क्या लगता है? द लगता है। याद रखना आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ए और एन तो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं और द क्या है? एक डेफिनिट आर्टिकल है। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इंडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित। ए और एन जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की पहचान स्पष्ट न हो, यानी ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं जब किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्पष्ट न हो यानी अनिश्चित हो, तब तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है और ए और एन का प्रयोग करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल होता है द, जब बात किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान की हो, यानी वो निश्चित होनी चाहिए, तब क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। यानी एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट के अंदर होता है ए और एन और डेफिनिट के अंदर होता है द। यहाँ तक सब समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ए का प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ए का प्रयोग। तो ए का प्रयोग कहाँ होता है? ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। यहाँ देखना आप, ए एक इंडेफिनिट आर्टिकल है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है जब वह नाउन
पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो या कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई जा रही हो। यानी यहाँ क्या बताया गया है कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, यानी उन नाउन के पहले होता है जो किन से शुरू होती है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होती है। हमें इसमें साउंड का ध्यान रखना है, यानी जो नाउन कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू हो उनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। एक ऐसा आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल है। अब एक बात देखना आप, ए और एन का अर्थ क्या होता है। ए यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है। अगर इसका अर्थ ही एक होता है तो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर के साथ करेंगे। सिंगुलर यानी क्या होता है, एक वचन। यानी ए और एन का प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे, यानी एक वचन के साथ करेंगे। अगर कोई नाउन आ रहा है वो प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो वहाँ आप देख लेना कि यहाँ ए और एन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए और एन तो कहाँ आएंगे, वो तो सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। प्लस देखो इसमें काउंटेबल, काउंटेबल होता है गिनने योग्य। यानी अगर सिंगुलर है और काउंटेबल है यानी गिनने योग्य है। अगर एक का प्रयोग एक होता है तो वो गिनने योग्य अवश्य ही होगी। अगर वो अनकाउंटेबल है, उसको हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ भी एक या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने दो बातें सीख ली, एक तो ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, प्लस ये कहाँ यूज होते हैं, ये सिंगुलर यानी एक वचन के साथ हमेशा, और काउंटेबल यानी गिनने योग्य नाउन के पहले यूज होते हैं। ये तो ए और एन दोनों की बात है। यहाँ तक मुझे लगता है आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब वह नाउन जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो, यानी कोई संज्ञा पहली बार ही आए, तो उसके लिए तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्पेशल चीज़ होते ही तो उसमें दे का प्रयोग हो जाता है, इसलिए वो स्पेशल कुछ नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये तो पता चल गया ए और एन का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और कोई स्पेशल चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ए का प्रयोग तो कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब देखो ए का प्रयोग तो करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले, यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग करते हैं, और स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको पहले पढ़ा भी है और पता भी है। अब देखो, कई बार शब्द वोवल लेटर से शुरू होते हैं। कई शब्द होते हैं जो वोवल लेटर से शुरू होते हैं। वोवल यानी क्या होता है, स्वर। कई शब्द स्वर लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, तो वहाँ भी क्या आएगा, ए आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है ये यूनिवर्सिटी, यहाँ यूनिवर्सिटी शब्द दे रखा है। अब इसका जो पहला अक्षर है यू, अब ये यू चाहे तो ये वोवल हो चाहे ये कॉन्सोनेंट हो, हमें तो इनकी ध्वनि देखनी है कि पहले अक्षर की ध्वनि कौन सी आ रही है। हमें इसकी स्पेलिंग नहीं देखनी है कि इसकी स्पेलिंग क्या है। अगर स्पेलिंग में तो जैसे ये यू है, अब ये यू तो क्या होता है, एक वावल होता है, ये स्वर होता है। लेकिन इसकी जब ध्वनि की बात करें तो यूनिवर्सिटी ये की ध्वनि आ रही है, और ये क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। तो कई बार शब्द वोवल लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होगा, तो वहाँ भी क्या आएगा, ए। यानी ध्वनि देखनी है, चाहे वो वोवल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो। अब उदाहरण देखिए तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है बुक, बुक पहले किसकी ध्वनि आ रही है, बैक की ध्वनि आ रही है ना, यानी क्या है, एक व्यंजन है, तो ए लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ए बुक। दूसरा में गरल, गैक की ध्वनि आ रही है, तो ये भी एक व्यंजन है, ए लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब इसमें देखो यूनिवर्सिटी, बुक और गरल में देखना, एक तो था बी और जी, ये दोनों कॉन्सोनेंट ही थे, तो वैसे भी ये तो व्यंजन का प्रयोग हो रहा था इसमें। अब इस यूनिवर्सिटी में देखो, इसमें जो यू आ रहा है, ये यू क्या होता है, एक स्वर होता है। अब देखने के अंदर तो यूनिवर्सिटी क्या लग रही है, इसमें पहला अक्षर स्वर है, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं, हम इसको बोलते हैं, तो इसमें किसकी ध्वनि आती है, ये की ध्वनि आती है, यूनिवर्सिटी बोला जाता है। तो इसकी जब ध्वनि ये की आ रही है, तो ये भी एक क्या है,
कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो ए का प्रयोग करेंगे। इसमें देखो, इसमें पहला तो यूरोपियन में ई आ रहा है, ई एक स्वर होता है, लेकिन इसमें ध्वनि किसकी आ रही है, यूरोपियन। इसमें भी किसकी ध्वनि आ रही है, ये की ध्वनि आ रही है, ए यूरोपियन कंट्री, तो इसके अंदर भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये स्पेशल उदाहरण है, इनको अब याद रखना। यूनिवर्सिटी, यूरोपियन कंट्री, देखो ए वन आइड मैन, ओ एन ई, ओ भी स्वर होता है लेकिन ओ एन ई, इसको पढ़ते हैं वन। वह की ध्वनि आ रही, किसी ध्वनि आ रही है, वह क्या होता है, एक व्यंजन होता है, इसलिए ए लगा दिया। यूजफुल, यूजफुल में भी ये की ध्वनि आ रही है। यूनिक्यू, इसमें भी ये की ध्वनि आ रही है। यूनिकॉर्न एक होता है यूनिट, इन सब में ये की ध्वनि आ रही है, अतः इन सब के साथ एक का प्रयोग कर दिया। यहाँ दो उदाहरण भी दे रखे हैं मैंने अलग से। ही इज यूनियन लीडर, अब यूनियन में देखते हैं किसकी ध्वनि आ रही है, यूनियन में ध्वनि आ रही है यह की, तो इसमें क्या लगा दिया, ए लगा दिया। दिस इज यूरोपियन कंट्री, दिस इज यूरोपियन में किसकी ध्वनि आ रही है, एक की, यह की ध्वनि आ रही है, तो इसमें भी क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब आप आसानी से समझ चुके होंगे ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक तो काउंटेबल होनी चाहिए, एक सिंगुलर होनी चाहिए, प्लस इनमें ध्वनि किसकी आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड की आनी चाहिए, यानी व्यंजन की ध्वनि आनी चाहिए, चाहे स्पेलिंग में पहला अक्षर स्वर ही क्यों न आया हो। अब आप स्वर तो जानते होंगे, स्वर कितने होते हैं, स्वर 5 होते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब स्पेलिंग चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर उसकी ध्वनि है ना, चाहे पहली स्पेलिंग स्वर हो लेकिन उसकी स्पेलिंग अगर व्यंजन की आ रही है, यानी उसकी ध्वनि व्यंजन आ रही है, तो इसमें ए का प्रयोग करेंगे। अगर ध्वनि स्वर की आ रही है तो एन का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं एन का प्रयोग। एन का प्रयोग तब करें जब उच्चारण की शुरुआत यानी वोवल साउंड से हो, चाहे स्पेलिंग कुछ भी हो। अगर ध्वनि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी साउंड है ना, वो वोवल साउंड से आ रहा है, यानी स्वर की ध्वनि आ रही है, चाहे स्पेलिंग कुछ भी हो, तो एन का प्रयोग करेंगे। वोवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमें सिर्फ ध्वनि देखनी है किसकी, वोवल साउंड की। अब उदाहरण देखो इसमें, पहला देखो एप्पल, एप्पल में एक की ध्वनि आ रही है तो एन लगा दिया। ये देखो एच ओ यू आर, एच ओ यू आर, इसमें एच साइलेंट रहता है तो इसको आवर पढ़ा जाता है। आवर पढ़ेंगे तो इसमें देखने में तो एच है जो व्यंजन है, लेकिन इसकी तो पढ़ते हैं तो एच तो साइलेंट होता है और इसको आवर पढ़ा जाता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसी प्रकार आगे वाला है एन ओनेस्ट मैन, इसमें भी एच साइलेंट है, एन ओनेस्ट मैन। आगे देखना एम एल ए, अब इसमें एम आ रहा है, एम एल ए, लेकिन एम को आप बोलकर देखो एम, एम एम, तो एन एम एल ए, एन एयर, इसमें भी एच साइलेंट है, एन एयर, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एन एयर। आगे देखो एफ आई आर, इसमें भी एक की ध्वनि आ रही है, एन एफ आई आर, एन एस पी, बोल बोल के देख लेना आप, एन अम्ब्रेला, इसमें भी यू तो आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है अम्ब्रेला, तो ये तो वैसे भी स्वर है। एन ईगल, वैसे देखने में भी दिख रहा है, एन एम बी ए, एन एम ए डिग्री, एन अनयूजुअल आइडिया, अनयूजुअल आइडिया। एक बार आप इन सबको बोलकर देखना कि सब अक्षरों में ध्वनि किसकी आ रही है, स्वर की आ रही है। अब जब ध्वनि स्वर की आ रही है तो इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इसको आवर और ओनेस्ट का ध्यान रखना, इन दोनों में एच साइलेंट है, एयर में भी एच साइलेंट है। बाकी एम एल ए, एम पी, एफ आई आर, एम बी ए, एम ए, इन सब के पहले तो एक की ध्वनि आती है, आप ये भी याद रखना। बाकी जो स्वर वाले हैं जैसे एप्पल है, आइसक्रीम है, आई है, इनमें तो वैसे भी स्वर आता है पहला अक्षर, तो एन का प्रयोग कर देते हैं। अब देखो 90% या 95% चांस होते हैं, अगर पहला अक्षर या स्पेलिंग अगर स्वर है तो उसमें एन का प्रयोग होगा, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जैसे आवर, ओनेस्ट, इनमें एच साइलेंट होते हैं, इसलिए इनमें एन का प्रयोग होता है।
आप इनको याद रख लेना। अब देखो ध्यान देने योग्य बात क्या है, हमें लेखन पे ध्यान नहीं देना, हमें स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है। उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही ए और एन का प्रयोग होता है। यानी शब्द को हमें बोलकर देखना है ध्वनि स्वर की आ रही है या व्यंजन की आ रही है। याद रखने का तरीका क्या है, अब तक हमने पढ़ा उसको कि हमेशा साउंड को देखो न कि स्पेलिंग, हमेशा साउंड देखो न कि स्पेलिंग। अगर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ध्वनि आ रही है तो ए लगा दो, वोवल साउंड आ रहा है तो एन लगा दो। अब तक की बातों का शॉर्ट रूप था ये। याद रखने का तरीका, अगर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि आए तो ए लगा दो, वोवल की ध्वनि आए तो एन लगा दो। हमने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ चर्चा की है। यही एग्जाम्पल वो हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। बाकी तो कुछ तो स्वर से स्टार्ट होंगे, कुछ व्यंजन से स्टार्ट होंगे, उनके साथ तो डायरेक्ट ए और एन लग जाता है, लेकिन इनके अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ने के बाद अपन डेफिनिट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल होता है एक द। अब हम द के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं द एक डेफिनेट आर्टिकल है, यानी यह किसी स्पेसिफिक यानी निर्धारित चीज, व्यक्ति या वस्तु की बात करता है। यानी द का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई स्पेशल चीज हो, कोई स्पेशल व्यक्ति हो या कोई स्पेशल वस्तु हो। जब किसी स्पेशल चीज़ की बात की जाए, स्पेशल व्यक्ति की बात की जाए या स्पेशल वस्तु की बात की जाए, वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग तब किया जाता है जब उस वस्तु की पहचान स्पष्ट हो, दुनिया में वह चीज़ अकेली हो या उसका पहले उल्लेख किया जा चुका हो। यानी द को प्रयोग करने के लिए हमारे पास अलग अलग सिचुएशन बनती है। यानी पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि द क्या करता है, निश्चित करता है। इसका नाम ही डेफिनेट आर्टिकल है। ये किसी वस्तु को या व्यक्ति या चीज़ को निश्चित करता है। जब कोई स्पेशल चीज़, व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए तब द का प्रयोग होता है और उस वस्तु की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। प्लस कौन सी कोई चीज़ जो दुनिया में अकेली है उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और एक ऐसी चीज़ जो पहले उल्लेख की जा चुकी है, हम जिसके बारे में जानते हैं, उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। आप समझ चुके होंगे। अब हम इस द को रूल के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। अब द के लिए बहुत सारे रूल लगते हैं। वैसे तो इसका एक ही रूल है। अगर आप समझ जाओ कि इस वाक्य के अंदर कोई स्पेशल बात बताई गई है तब तो उसमें द लगेगा। अगर स्पेशल बात नहीं बताई गई है तो उसमें ए और एन का प्रयोग होता है। तो ए और एन का प्रयोग, ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि के साथ होता है और एन का प्रयोग स्वर की ध्वनि के साथ होता है। इम्पोर्टेंट रूल तो एक ही होता है कि इसमें किसी स्पेशल चीज़ की बात की जाती है। अगर आप वाक्य को नहीं समझ पाते तो आप इनके रूल के आधार पर भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जब कोई चीज़ एकमात्र हो, यानी कोई चीज़ एक ही हो दुनिया में, उसके लिए तो हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई चीज़ एक ही हो उसके लिए द लगा दो। जैसे द सन यानी सूर्य एक ही है, द मून, द स्काई, द एटमॉस्फेयर, द इक्वेटर, ये सारी चीज़ें एक ही है तो इनके लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। यानी द सन, द मून, द स्काई, द एटमॉस्फेयर, द इक्वेटर। अब रूल नंबर पहला तो आप सबको आता है क्योंकि आप हमेशा से पढ़ रहे हो कि जो चीज़ एक ही हो उसके लिए हमेशा द का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब कोई चीज़ या व्यक्ति पहले से जाना पहचाना हो, यानी किसी चीज़ का उल्लेख पहले किया जा चुका हो, वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। यानी जब कोई चीज़ या व्यक्ति पहले से ही जानी पहचानी हो, यानी वो पहले से जानी पहचानी का अर्थ क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है जो हमारे जानकार नहीं है यानी वो अनिश्चित है, लेकिन कोई चीज़ को हम पहले से ही जानते हैं यानी वह क्या है, एक निश्चित है। तो जो निश्चित होती है उसके साथ तो हमेशा वैसे भी द का प्रयोग होता है।
तो इसको समझते हैं। देखो उदाहरण देखो आप, आई सा ए डॉग, द डॉग वाज ब्लैक। इस उदाहरण को आप ध्यान से देखना, ऐसे उदाहरण आपने बहुत सारे देखे हैं। इसको पढ़ो, देखो पहले वाक्य को, आई सा ए डॉग, बस इतना ही पढ़ो। एक वाक्य एग्जाम में आया, आई सा ए डॉग। अब इस डॉग के पहले क्या लगाया, अगले वन ने ए लगा दिया। अब इसमें ए क्यों लगाया, क्योंकि डॉग में डी की ध्वनि आ रही है, यानी ये एक व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले ए लगा दिया। अर्थ क्या हुआ, आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। अब मुझे नहीं पता कौन सा कुत्ता देखा, कैसा कुत्ता देखा, कोई अनिश्चित है, तो इसलिए क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब दोबारा देखो वाक्य में, अब बात हो रही है द डॉग वाज ब्लैक, वो कुत्ता कैसा था, वो कुत्ता है ना वो काला था। कैसा था, ब्लैक था, यानी उस कुत्ते को निश्चित कर दिया गया है इसके अंदर। आप आराम से इसको समझने का प्रयास करें कि जब एक ही बात को, जिसमें दो वाक्य आए, उसके अंदर कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। जैसे कई बार क्या करते हैं, ये इस पूरे वाक्य को देते हैं और इनके दोनों आपसे प्रयोग कराते हैं। ए भी आपसे पूछते हैं और द भी आपसे पूछते हैं। अब देखो पहले डॉग के साथ तो ए लगा है, दूसरे डॉग के साथ द लगा है। अब आप वैसे कहना चाहो कि दोनों डॉग ही है, तो एक में ए क्यों लगा, एक में द क्यों लगा। इसी बात को समझने के लिए ये नियम बनाया गया था। यानी कोई चीज़ पहले से ही जानी पहचानी हो, यानी आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, यहाँ तक तो वह अनिश्चित था इसलिए ए लगा दिया। लेकिन जैसे ही वो निश्चित हुआ, द डॉग वाज ब्लैक, यानी वह कुत्ता कैसा था, काला था, यानी उसी कुत्ते की बात दोबारा की जा रही है। यानी उस कुत्ते का उल्लेख पहले किया जा चुका है, अब उस कुत्ते का दोबारा उल्लेख किया जा रहा है, इसलिए वहाँ क्या लगा दिया, द। आपको तो इतना याद रखना है, पहली बार नाम आए तो ए लगाना है, उसका दोबारा नाम आए तो द लगाना है। जैसे हम कहानी में पढ़ते हैं ना, वंस देर वाज ए क्रो, तो पहले क्रो में तो ए लगा दिया, लेकिन द क्रो वाज थ्रस्टी, वह कौवा कैसा था, प्यासा था, तो उसके अंदर क्या लगा दिया हमने, द लगा दिया। आप समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अब रूल नंबर 3 में हम जानते हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखो ओशियन, ओशियन से पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ओशियन होता है महासागर, महासागर के नाम से पहले द का प्रयोग। रिवर, नदियों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। सी, सागर, सागर के नाम के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। डेजर्ट, रेगिस्तान से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, विभिन्न प्रकार के रेगिस्तान आएंगे उनसे पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। विभिन्न कोई स्पेशल जंगल है, फॉरेस्ट, उसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज का अर्थ है पर्वत श्रृंखला, अगर कोई पर्वत श्रृंखला की बात करेगा तो द का प्रयोग करेंगे, और कोई पर्वत चोटी की बात करेगा तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। याद रखना, पर्वत श्रृंखला के पहले कौन सा आर्टिकल लगता है, द। कोई पॉपुलर न्यूज़पेपर हो सकता है, यानी समाचार पत्र के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। कोई पॉपुलर मैगजीन हो सकती है, पत्रिका हो सकती है, उसके पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। कोई ट्रेन, एक्सप्रेस जो ट्रेनें चलती हैं उनके नाम होते हैं, उनके पहले भी, वो भी स्पेशल नाम होते हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। कोई फेमस बुक हो सकती है, यानी कोई रिलीजियस बुक हो सकती है, धार्मिक पुस्तक, जैसे कुरान हो सकती है, बाइबल हो सकती है, रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकती है, इनसे पहले भी किसका उपयोग होता है, द का उपयोग होता है। मोनूमेंट्स हो सकते हैं, विशेष स्थान हो सकते हैं, बहुत सारे विशेष स्थान हैं जो एक ही हैं या स्पेशल हैं, या कोई स्पेशल संस्था है, उनसे पहले भी क्या लगता है, द लगता है। इन चीज़ों को आप याद रखना, इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखना, ओशियन महासागर के नाम से पहले, रिवर नदियों के नाम से पहले, सागर के नाम से पहले, डेजर्ट रेगिस्तान के नाम से पहले, माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले, न्यूज़पेपर समाचार पत्र के नाम से पहले, मैगजीन पत्रिका के नाम से पहले, ट्रेन एक्सप्रेस नाम से पहले, फेमस बुक यानी रिलीजियस धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, यानी विशेष मोनूमेंट्स यानी किले दुर्ग ये होते हैं ना, जैसे रेड लाल किला,
आगरा का ताजमहल, इन सब से पहले भी द का प्रयोग करेंगे। या संस्था से पहले जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, उनके पहले भी हमेशा द का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो पहला देखो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो क्या लगा दिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। रामायण, ये एक फेमस बुक है यानी धार्मिक पुस्तक है, तो द रामायण। द ताजमहल, ये एक विशेष स्थान है ताजमहल, इसलिए इसके पहले भी क्या लगा दिया, द लगा दिया। द इंडियन ओशियन, ये समुद्र महासागर का नाम है, तो इसमें भी क्या लगा दिया, द लगा दिया। द सहारा, ये द सहारा क्या है, ये डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, तो इससे पहले भी क्या लगा दिया, द लगा दिया। द गंगा, गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, इसलिए इससे पहले भी क्या लगा दिया, द लगा दिया। द हिमालयाज, हिमालय क्या है, एक माउंटेन रेंज है यानी पर्वत श्रृंखला है, उससे पहले भी क्या लगा दिया, द का प्रयोग कर दिया। अगर एवरेस्ट आए, एवरेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन हिमालय आए तो इससे पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। रेड फोर्ट, लाल किला, यानी इससे पहले भी क्या लगा दिया, द लगा दिया। द यूएन, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इससे पहले भी ये एक संस्था है स्पेशल, तो इससे पहले भी हमने द लगा दिया। और द पार्लियामेंट यानी संसद, द पार्लियामेंट से पहले भी हमने द का प्रयोग किया। अब आप समझ चुके होंगे कि इन नामों के पहले द का प्रयोग क्यों किया गया, यानी चाहे ओशियन हो, डेजर्ट हो, रिवर हो, माउंटेन हो, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, कोई स्थान हो, कोई संस्था हो, इन सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। फिर उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायण, द ताजमहल, द इंडियन ओशियन, द सहारा, द गंगा, द हिमालय, द रेड फोर्ट, द यूएन और द पार्लियामेंट। अब आप समझ चुके होंगे, चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 है, संगीत वाद्य यंत्रों से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं उनसे पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात इसमें याद रखना, वो संगीत वाद्य यंत्र किस अर्थ में प्रयोग होने चाहिए वाक्य में, प्ले, इसमें आना चाहिए प्ले यानी बजाने के अर्थ में। यानी जब संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने के अर्थ में प्रयोग करते हैं तब उसमें क्या लगता है, द लगता है। याद रखना, संगीत वाद्य यंत्रों से पहले द लगता है, सिर्फ प्ले या बजाने के अर्थ में जब उनका यूज होता है तभी उसमें द लगता है, और किसी अर्थ में होने पर उसमें ए और एन लगता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना। देखो उदाहरण के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। ही प्लेज द गिटार, ही प्लेज द गिटार, वह गिटार बजाता है। प्ले आ रहा है यानी बजाने के अर्थ में आ रहा है, तो ही प्लेज द गिटार, तो इसमें गिटार से पहले किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। दूसरा देखो, सी इज़ लर्निंग द पियानो, वह पियानो बजाना सीख रही है, तो इसमें भी लर्निंग आया है, प्ले तो नहीं आया, लेकिन लर्निंग का भी अर्थ क्या निकल रहा है, प्ले ही निकल रहा है कि वो पियानो को तो नहीं सीख रही, वो पियानो बजाना सीख रही है। यानी जब बजाने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो उसमें क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। देखो, सी इज़ लर्निंग द पियानो, तो पियानो के पहले क्या लगा दिया, द, यानी संगीत वाद्य यंत्रों से पहले द लगा रहे हैं। इसमें हमें दिखना ये है कि उसका अर्थ क्या, प्ले या बजाने के अर्थ में यूज हो रहा हो। द फ्लूट हो गया, द वोयलिन हो गया, इनका भी अगर बजाने के अर्थ में आए तो द लगा देना। अब इसमें अपवाद देखो, ये है अपवाद, इसको ध्यान से देखो आप। अब बजाने के अर्थ में तो हमने द का प्रयोग कर दिया, लेकिन ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर ये शब्द आए ना तो वहाँ क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोरो आ जाए, लैंड आ जाए, बाय यानी खरीदना, सेल यानी बेचना, गिफ्ट आ जाए, या टेक आ जाए, टेक यानी लेना, गिफ्ट यानी गिफ्ट करना किसी को। जैसे बोरो, लैंड, बाय, सेल, गिफ्ट, टेक, अगर ये शब्द आए उसमें वाक्य के अंदर तब आपको ए और एन लगाना है, वो ध्वनि के अनुसार लगते हैं। जैसे एक वाक्य देखो आप, आई बोट, मैंने खरीदा गिटार यस्टरडे, मैंने गिटार खरीदा यस्टरडे, तो इसमें आप द लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ इसका बजाने के अर्थ में यूज नहीं हो रहा है। आई बोट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, गिटार खरीदा, कब, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, मैंने कल एक गिटार खरीदा, क्या गिटार खरीदा, एक, ध्वनि किसकी आ रही है, जी की आ रही है, तो हम क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, ए गिटार यस्टरडे।
दोबारा समझ लेना, आई बोट ए गिटार यस्टरडे, यानी जब ये शब्द है जिसको ये बोट क्या है, बाई की सेकंड फॉर्म है, बाई यानी खरीदना, बोट यानी खरीदा, बाई की सेकंड फॉर्म है बोट, यानी बोरो आ जाए, लैंड आ जाए, बाय आ जाए, सेल आ जाए, गिफ्ट आ जाए, टेक आ जाए। अगर ये शब्द आ जाए तब इसका यूज़ प्ले या बजाने के अर्थ में नहीं होगा, तब हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इसका प्ले या बजाने के अर्थ में यूज़ होगा तो इसके साथ हमेशा दे का प्रयोग होगा। आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। रूल नंबर 5 देखना, डायरेक्शन यानी दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल हमेशा द लगता है। दिशाएं कितनी 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो कहाँ उदय होता है, पूर्व में, तो द ईस्ट। ही लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ द सिटी, वह कहाँ रहता है, सिटी के नॉर्थ में रहता है। इन डायरेक्शन की बात हो रही है तो नॉर्थ, ही लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ द सिटी। जब दिशाओं की में डायरेक्शन की बात हो तब वहाँ क्या लगाते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। आप समझ चुके होंगे, जब दिशाओं का यूज डायरेक्शन के रूप में किया जाए तब वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, द ईस्ट, द नॉर्थ। समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। रूल नंबर 6, एडजेक्टिव को ग्रुप नाउन बनाना हो तो भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इसको समझना एक बार। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। विशेषण को ग्रुप नाउन बनाना हो तब द का प्रयोग करते हैं। इसको आप उदाहरण से समझो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, पहला लिखा हुआ है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। द, इसमें रिच से पहले किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। हेल्प द पुअर, पुअर से पहले भी किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। अब देखो, ये रिच और पुअर कोई नाउन तो है नहीं, तो इनसे पहले वैसे तो क्या है कि आर्टिकल ए और एन तो आ ही नहीं सकता, लेकिन इनको हम ये एडजेक्टिव हैं तो इनको अपन ग्रुप नाउन बना सकते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ रिच का अर्थ क्या निकल, द रिच का अर्थ क्या निकल रहा है, ऑल रिच पीपल, यानी जितने भी धनवान लोग हैं वो गरीबों की मदद करते हैं या करनी चाहिए। तो यहाँ रिच का अर्थ क्या निकल रहा है, पूरे धनवान लोगों के, यानी उस समुदाय को, पूरे धनवान लोगों के समुदाय को परिभाषित कर रहा है। और यहाँ जो पुअर है वो पूरे गरीब लोगों के समुदाय को परिभाषित कर रहा है। इसलिए इन दोनों के पहले ही क्या लगा दिया मैंने, द लगा दिया। यानी अगर ये दोनों किसी समुदाय को परिभाषित करे या ये ग्रुप नाउन की तरह यूज हो, द रिच, यानी यहाँ रिचेस्ट पर्सन यानी लोगों की बातें हो रही है, यानी सारे धनवान लोग हैं उनकी बात हो रही है, तो इसमें क्या लगा दिया हमने, द का प्रयोग कर दिया। आगे चलते हैं। रूल नंबर 7 है, इन्वेंशन के नाम से पहले द प्लस इन्वेंशन होता है। इन्वेंशन है आविष्कार, कोई चीज़ का हुआ है तो उसके पहले भी किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। देखो, द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय बेल, टेलीफोन का आविष्कार बेल के द्वारा हुआ था। तो इसमें देखो, टेलीफोन के पहले क्या लगाया हमने, द टेलीफोन। यहाँ देखो, द कंप्यूटर चेंज द वर्ल्ड, ये भी एक इन्वेंशन है, कंप्यूटर का आविष्कार है, तो ये भी क्या है, इसके पहले भी क्या लगा दिया, द। यानी कोई इन्वेंशन है उसके नाम से पहले क्या लगेगा, हमेशा द का प्रयोग होता है। इन्वेंशन के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। रूल नंबर 8, जब ओप फ्रेज आता है तो द ज़रूरी है। इसको याद रखना, जब भी ओप के साथ कोई फ्रेज आता है तो उसमें हमेशा क्या लगता है, द लगता है। बहुत वाक्य देखने को मिलेंगे जिस पे ओप के साथ फ्रेज आएगा तो उसमें हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज absent। यानी इसमें दो नाउन एक ओप नामक फ्रेज के साथ जुड़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या लगता है, द। यानी जब भी कोई दो नाउन ओप के साथ जुड़ जाएं तो वहाँ क्या लगाना है, उसमें द लगाना है। देखो, द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया यानी इंडिया की राजधानी, तो इससे पहले क्या लगा दिया हमने, द। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो इससे पहले भी क्या लगा दिया हमने, द लगा दिया, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो दोनों आपको समझ आ गए होंगे। जिसमें ओप वाला सीजन होता है उसमें क्या आता है, द का प्रयोग
होता है। आगे चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है जब कोई चीज़ सबसे श्रेष्ठ यानी सुपरलेटिव बताई जाती है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री में किसी चीज़ को सबसे श्रेष्ठ या सुपर बताया जाता है, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव में हमेशा द का प्रयोग होता है। जिस देखते हैं कैसा होता है, देखो एग्जाम्पल देखना पहले। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ही इज द बेस्ट यानी सुपरलेट EST, जिसमें EST का प्रयोग होता है ना लगभग, वो कैसी होती है, वो सुपरलेटिव डिग्री ही होती है। जिसमें ER का प्रयोग होता है वो कंपेरेटिव डिग्री होती है। तो इसमें देखो बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसमें EST आई है, यानी ये एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। और वैसे देखना, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, वह अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर है, यानी एक स्पेशल बात बताई जा रही है। आप किसी भी रीजन से याद रखें, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा, चाहे तो आप इसको स्पेशल मान के याद रखें, चाहे आप इसको सुपरलेटिव डिग्री मान के याद रखें। दूसरा उदाहरण देखना, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। हाई के EST जुड़ रहा है, यानी हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही है, तो इसमें EST यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले किसका प्रयोग कर दिया, द का कर दिया। और इधर देखो माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले जिसमें EST दिखाई देगा आपको, उससे पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। रूल नंबर 10 क्या कहता है, जब दोनों को पता हो किस चीज़ की बात हो रही है। जब दो लोगों यानी जब दोनों को पता हो कि किस चीज़ की बात हो रही है, जब कॉन्टेक्स्ट से साफ हो कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है, एक ही बात है, यानी जब दोनों को पता हो कि किस चीज़ की बात हो रही है, जब कॉन्टेक्स्ट से साफ हो कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है। इसको समझना आप, जब सबको पता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, तो वो निश्चित है, वो अनिश्चित नहीं है कि कौन सी चीज़ है जिसको हम जानते नहीं, यानी जिस चीज़ की बात हो रही है उसको हम जानते हैं तो वो निश्चित है, निश्चित है तो द लगेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल देखना, क्लोज द डोर, सबको पता है कौन सा दरवाज़ा बंद करना है, क्लोज द डोर। घर में बैठे हैं, कोई कहेगा क्लोज द डोर, तो हमें पता है कौन सा दरवाज़ा बंद करना है, यानी सबको पता है कि कौन से दरवाजे की बात हो रही है, तो क्लोज द डोर। वेयर इज़ द मैनेजर, ऑफिस का मैनेजर भी सबको मालूम है कौन सा मैनेजर कहाँ है, तो वेयर इज़ द मैनेजर। कोई पूछ रहा है कि वेयर इज़ द मैनेजर, मैनेजर कहाँ है, तो सबको पता है कि किस मैनेजर की बात हो रही है। जब जिस चीज़ की बात हो रही है वो सबको पता हो, तो उससे पहले भी क्या लगा देते हैं, द का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 11 है लैंग्वेज। लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, यानी कोई भाषा है जैसे साइंस है, इंग्लिश है, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन लैंग्वेज से पहले आर्टिकल कब लगता है, इसकी बात करते हैं। देखो लैंग्वेज वर्ड यानी नेशनलिटीज़ को प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाए तो द लगता है, इसको हम समझा देंगे आपको। देखो लैंग्वेज वर्ड यानी नेशनलिटीज़ यानी नागरिकता की तरह कोई प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाए तो उसमें द लगता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी इजी समझ पाओगे। देखो एग्जाम्पल, द इंडियंस आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर। अब यहाँ इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंडियंस की बात हो रही है, ये नेशनलिटी की बात हो रही है, यानी आपकी नागरिकता क्या है, आप भारतीय हो, यहाँ सभी भारतीयों की बातें हो रही है। द इंडियंस आर प्राउड ऑफ देयर नेचर। अब इंडिया होता यानी किसी देश के नाम से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ द इंडियंस की बात हो रही है, तो इसमें क्या लगा दिया हमने, द का यूज कर दिया। दूसरा देखना, द फ्रेंच मेक एक्सीलेंट चीज़। फ्रेंच, यहाँ फ्रेंच भाषा की बात नहीं हो रही है, यहाँ फ्रेंच लोगों की बात हो रही है। द फ्रेंच मेक एक्सीलेंट चीज़। जब यहाँ भाषा फ्रेंच भाषा भी होती है, लेकिन यहाँ कोई भाषा की बात नहीं हो रही, तो यहाँ भी किसका यूज कर दिया, द का यूज कर दिया। आगे देखना लैंग्वेज।
अब इसको आप पता चले कैसे चलेगा कि यहाँ तो फ्रेंच है वो लोगों को परिभाषित कर रही है और यहाँ फ्रेंच एक भाषा को परिभाषित कर रही है। अब भाषा की बात करेंगे तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे देखो लैंग्वेज के बाद अगर सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आए तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यानी लैंग्वेज के बाद कोई सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसका अर्थ है कि वो नाम एक भाषा को संदर्भित कर रहा है, तो इसमें तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब लैंग्वेज के बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आए तो वो रिप्रेजेंट करेगा पीपल को या सिटीजन को या नेशनलिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तब उसमें द आर्टिकल लगाया जाएगा। जैसे देखो इंग्लिश इज, इंग्लिश के बाद में क्या आ रहा है, इज आ रहा है, यानी एक वचन है, सिंगुलर है, तो ये इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है यहाँ, तो इसमें तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नीचे देखो इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग, तो इस इंग्लिश से पहले क्या लगा दिया, द का यूज कर दिया, द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ भाषा की बात नहीं हो रही है, अंग्रेज़ों की बात हो रही है कि जो अंग्रेज़ हैं वो हार्ड वर्किंग मेहनती होते हैं। आप समझना, अगर सब्जेक्ट के नाम के बाद में एक वचन आ जाए, इज हेल्पिंग वर्ब आ जाए या कोई भी है एक वचन सिंगुलर वर्ब आ जाए तो उसके तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और उसके आगे अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आए तो उसमें आर्टिकल लगेगा द। समझ चुके होंगे भाषा से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन भाषा की जगह भाषा किसी नागरिकता को संबोधित करे तब उसमें आर्टिकल द लगता है। अब रूल नंबर 12 क्या कहता है, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है सेम, एक होता है ओनली। दोनों को याद रखना, एक है सेम, एक है ओनली। सेम और ओनली नाउन को यूनिक्यू बना देते हैं, यानी सेम और ओनली जो शब्द होते हैं वो नाउन को स्पेशल बना देते हैं, और जब स्पेशल बन जाएगा, जहाँ स्पेशल की बात होगी वहाँ तो आर्टिकल द लगेगा। दोनों शब्दों को याद रखना, एक तो है सेम, एक है ओनली, ये दोनों है ना नाउन को स्पेशल बनाते हैं, तो इन दोनों के पहले आर्टिकल द लगेगा। उदाहरण देख लो, सी इज द ओनली गर्ल इन द टीम, सी इज द ओनली गर्ल, वह एक ही गर्ल है इस टीम के अंदर, यानी स्पेशल बात हो रही है। वैसे भी वी आर इन द सेम क्लास, हम सेम क्लास, तो सेम की बात आ रही है तो इसमें भी द लगा दिया। दे स्टडी इन सेम कॉलेज, तो सेम से पहले द लगा दिया। ही इज़ ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, ओनली आ रहा है तो इसमें भी क्या लगा दिया, द का यूज कर दिया। तो सेम और ओनली किसी नाउन को स्पेशल बनाते हैं, इसलिए इनके पहले क्या किसका द का प्रयोग करते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं। रूल नंबर 13 क्या कहता है, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर। इनके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, यानी ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल नंबर किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं या ऑर्डर बताते हैं तो इसे स्पेशल बनाते हैं। ये ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं वो किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं कि वो सेकंड पोजीशन पे आया, थर्ड पोजीशन पे आया, या वो ऑर्डर बताते हैं तो ये इसको स्पेशल बनाते हैं। तो जहाँ स्पेशल की बात होती है वहाँ क्या लगता है, द लगता है। देखो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द, ये दो तीन नाम और भी हैं, द लास्ट, द नेक्स्ट और द प्रीवियस, ये भी एक ऑर्डिनल नंबर की तरह ही यूज़ होते हैं, याद रखना। द लास्ट, द नेक्स्ट और द प्रीवियस, इनके साथ भी द का प्रयोग करते हैं, द लास्ट, द नेक्स्ट, द प्रीवियस। एग्जाम्पल देख लो आप, वी आर लिविंग ऑन थर्ड फ्लोर, थर्ड आ रहा है, कौन से फ्लोर पर रहते हैं, थर्ड पर, यानी निश्चित कर दिया गया है बात को, तो द थर्ड फ्लोर। ही मिस्ड द लास्ट बस, उसने लास्ट बस को भी मिस कर दिया, यानी उस बस के बारे में पहले से हम जानते हैं कि कौन सी बस थी, लास्ट बस थी। वी आई विल ट्राई अगेन फॉर सेकेंड टाइम, यहाँ ऑर्डिनल नंबर सेकेंड का यूज हुआ है तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले भी किसका यूज होता है, द का यूज होता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 14, जब मेटल यानी धातु की बात हो तो सामान्य रूप से किसी धातु की बात हो तो कोई आर्टिकल यानी द नहीं लगेगा। यानी अगर कोई सामान्य धातु की बात हो तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्रॉस लगेगा, यानी अनकाउंटेबल और जनरल यूज हो।
अनकाउंटेबल हो और जनरल यूज यानी सामान्य यूज हो किसी धातु का, तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे उदाहरण देखो, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो यहाँ गोल्ड एक धातु है लेकिन इज ए प्रीशियस मेटल, लेकिन इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, आयरन एक धातु है जिसका यूज कंस्ट्रक्शन में होता है, तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि यहाँ इसका सामान्य यूज की बात हो रही है। अब गोल्ड है तो एक प्रीशियस मेटल है, तो उसकी सामान्य बात है वो तो, और आयरन का यूज कंस्ट्रक्शन में होता है, ये भी एक सामान्य बात है, तो इन दोनों से पहले ही कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन देखो, जब मेटल किसी विशेष धातु या विशेष रूप में पहचानी गई चीज़ की बात करता हो तो उसमें द का प्रयोग होता है। जब मेटल किसी विशेष धातु या विशेष रूप से पहचानी गई चीज़ की बात करेगा तब उसमें द का यूज करते हैं। देखो, द गोल्ड यूज्ड इन दिस नेकलेस इज 22 कैरेट, इस नेकलेस में जो गोल्ड का प्रयोग हुआ है वो कितना है, 22 कैरेट का है। यानी स्पेशल उसी गोल्ड की बात हो रही है जो इस नेकलेस में यूज़ हुआ है ना, उसके स्पेशल गोल्ड की बात हो रही है, तो इसमें द का प्रयोग कर दिया। द मेटल यू गेव मी इज वेरी हैवी, जो मेटल तूने मुझे दिया वो बहुत भारी है, तो इस मेटल से पहले क्या लगा दिया, द का यूज़ कर दिया। धातु वाली बात आप समझ गए होंगे कि अगर सामान्य धातु की बात करेंगे गुण की तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं, और जब उसको विशेष रूप से पहचान कराएं तब उसमें द का यूज होता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 15, जब अबस्ट्रैक्ट नाउन को सामान्य रूप से लिया जाए। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। जब भाववाचक संज्ञा को सामान्य रूप से लिखा जाए या लिया जाए, यानी जनरल आइडिया यानी सामान्य बात में, जब भाववाचक संज्ञा को सामान्य रूप में या सामान्य आइडिया में लिया जाए तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये ऑनेस्टी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, इसका सामान्य अर्थ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगा। लव इज पावरफुल, अब लव भी एक अबस्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि इनका सामान्य अर्थ है। लेकिन देखो, जब अबस्ट्रैक्ट नाउन को विशेष रूप में लिया जाए यानी स्पेसिफिक रेफरेंस में लिया जाए तो उसमें द का प्रयोग करते हैं। कैसे लेते हैं, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। द होनेस्टी ऑफ दैट मैन इज एडमिरेबल, द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज अनमैच्ड, इसमें तो ओप का यूज हुआ है तो आपको ओप वाले का अपने आप वो नियम याद आ गया होगा। ऊपर वाली में भी ओप का यूज हुआ है, तो ये भाववाचक वाली संज्ञा में तो आप ओप वाला नियम ही याद रख लेना कि जहाँ ओप वाली फ्रेज आती है उसमें तो किसका, द का प्रयोग होता है। तो ओप वाली फ्रेज आ रही है दोनों में, वरना इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा में किसी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब भाववाचक संज्ञा को विशेष रूप में लिया जाए तो उसमें आर्टिकल लगता है। रूल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये है रूल नंबर 16, कंपेरेटिव डिग्री। हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री जिसमें EST आ रहा है उसमें तो हमेशा द का प्रयोग करते हैं। अब एक होती है कंपेरेटिव डिग्री, उसमें भी कोई द का प्रयोग हो सकता है क्या, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो कंपेरेटिव डिग्री में द, जब कंपैरिजन उसमें तुलना होगी कंपेरेटिव डिग्री में, जब कंपैरिजन इंक्रीज या डिक्रीज वाला हो, यानी कंपेरेटिव डिग्री में जब कंपैरिजन इंक्रीज या डिक्रीज वाला हो तो उसमें द का प्रयोग होता है। दोबारा समझना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, द आएगा प्लस कंपेरेटिव डिग्री आएगी, फिर द आएगा फिर कंपेरेटिव डिग्री आएगी, यानी 2 बार कंपेरेटिव डिग्री आ जाए तो उन दोनों के पहले द का यूज होता है जब दो में से किसी एक को चुनना हो। इसका दूसरा रूल क्या है, एक तो अगर 2 कंपेरेटिव डिग्री आ जाए तो दोनों के पहले द लगा दो। दूसरा, जब 2 में से किसी एक को चुनना हो तो भी द लगा दो। द प्लस कंपेरेटिव ऑफ द टू, ये नाम आएगा, आगे टू आएगा, तो जब 2 में से किसी एक को चुनना हो तो उसमें भी द लगा दो। एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएंगे।
पहला देखो, द मोर यू स्टडी द बेटर यू स्कोर। इसमें देखो मोर आ रहा है, इसमें बेटर आ रहा है, दोनों ही क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। दो कंपेरेटिव डिग्री आ गई, दोनों से पहले किसका यूज कर दिया, द का यूज कर दिया। द अर्लियर यू स्टार्ट द सूनर यू फिनिश। जितना जल्दी तुम स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम फिनिश कर दोगे। तो इसमें अर्लियर और सूनर दोनों ही क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, दोनों में ई आर आ रहा है, तो इन दोनों के पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया। ही इज़ द टालर ऑफ द टू बॉयज़। देखो टू बॉयज़ यानी दो, टालर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, उसके बाद में टू आ रहा है, टालर ऑफ द टू। जब ये आ जाए तो इसके पहले भी क्या लगाते हैं, द। सीधी सी बात है, जब दो कंपेरेटिव डिग्री आ जाए तो दोनों के पहले द लगा दो, और कंपेरेटिव ऑफ द टू आ जाए तो उसमें भी क्या लगा दो, द लगा दो। इसमें तो ऑफ द टू में तो ऑफ वाला नियम भी लग रहा है। आगे चलते हैं। अब देखो, द नहीं लगता, द नहीं लगता अगर आप सामान्य कंपेरेटिव सेंटेंस बना रहे हो, वैसे कंपेरेटिव डिग्री में द का प्रयोग नहीं होता। जैसे ये देखो, सी इज़ टालर देन हर सिस्टर। इसमें टालर एक तो कंपेरेटिव डिग्री आ रही है, लेकिन एक के साथ तो कुछ में एक यूज नहीं होता। दो कंपेरेटिव डिग्री आनी चाहिए, उसके साथ में दोनों में द लगेंगे, लेकिन एक आ रही है तो कहीं भी द का यूज नहीं होता। इसको ऐसे समझ सकते हो, एक तो कंपेरेटिव डिग्री आए लेकिन दो नाउन आए तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता। यानी टू नाउन इन कंपेरेटिव, एक कंपेरेटिव में दो नाउन आ जाए या एक नाउन एक प्रोनाउन आ जाए तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता। और जब दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री आ जाए तो दोनों के पहले द लगाते हैं। नेक्स्ट, अब है रूल नंबर 17। देखो, पदवी या उपाधि से पहले जब टाइटल किसी विशेष पद या संस्था को आम रूप में दर्शाता है तब द लगता है। यानी पदवी या उपाधि से पहले द कब लगता है, जब उपाधि किसी विशेष पद या संस्था को आम रूप में दर्शाए तब द लगता है। देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ वाला यूज भी कर सकते हो। द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन। यानी प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो द लगा दिया। द प्राइम मिनिस्टर मीट द मीडिया, तो इसमें भी द लगा दिया। द किंग रूल्ड वाइजली, तो इसमें भी द लगा दिया। यानी पदवी या उपाधि से पहले जब कोई विशेष पद या संस्था को आम रूप में दर्शाए तो उसमें क्या लगता है, द लगता है। समझने की कोशिश करना इसमें। देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ वाला यूज कर सकते हो, एक ही बात है। वैसे देखो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग, इन सब के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ये क्या है, एक उपाधि है कि कोई प्राइम मिनिस्टर, पीएम कौन है, तो ये एक उपाधि है। सबके लिए पीएम शब्द होगा जो पीएम बनेगा। अगर उसका नाम आ जाए इसके साथ तब उसके पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगता, वरना क्या लगता है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखो, जब टाइटल प्लस ओप या संस्था देश हो तब भी द लगता है। ये उदाहरण हम कर चुके हैं। जैसे देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल स्पीक टुडे। यानी उस कोई टाइटल हो, द प्रेसिडेंट तो इसमें टाइटल है, फिर ओप आ रहा है, फिर उसके बाद में संस्था या देश का नाम आ रहा है, तो उसमें भी द लगा सकते हैं। द किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग कहाँ का है, ओप। ये ओप वाला तो वो नियम भी अपना काम कर रहा है, तो ओप वाले इसमें तो द लगेगा। लेकिन वैसे इसमें याद इतना रखना है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग, इनके पहले भी क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। यानी उपाधि या पदवी है उनसे पहले क्या लगता है, द लगता है। अब देखो, कहाँ नहीं लगता, जब टाइटल के साथ कोई विशेष व्यक्ति हो तब द नहीं लगता। जैसे देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। प्रेसिडेंट ओबामा, यानी किसी, जैसे प्रेसिडेंट का आगे नाम आ जाए या प्राइम मिनिस्टर का आगे नाम आ जाए तो उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब इस संक्षेप में इस नियम को समझ लेते हैं। जैसे टाइटल और नेम, टाइटल के साथ में कोई नेम आ जाए उसका, जैसे मोदी, तो उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, क्रॉस। लेकिन टाइटल के साथ में कोई नाम नहीं आए तो उसमें द लगा दो। टाइटल और ओ प्लस कंट्री भी आ जाए तो भी द लगा दो। तो टाइटल के साथ नाम आ जाए तब कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। आगे देखो, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाती है तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति से पहले भी द लगता है। जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाती है तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति से पहले द लगता है। पढ़ो, देखो, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
कालिदास को किसकी तुलना की गई है? शेक्सपियर से तुलना की गई है। यानी कालिदास क्या है? इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया है। कालिदास को किसकी तुलना दी गई है? शेक्सपियर की तुलना दी गई है। अब कालिदास तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये तो क्या है? उपाधि धारण करने वाला है, तो किसी नाम व्यक्ति के नाम से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन जो उपाधि दी जा रही है कालिदास को, उससे पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो शेक्सपियर से पहले द का यूज हुआ है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नीचे वाला देख लो, सचिन तेंदुलकर पर कोई आर्टिकल नहीं, नाम है किसी का। इज द ब्रेडमैन ऑफ क्रिकेट, इसे ब्रेडमैन ऑफ क्रिकेट की संज्ञा दी गई है, तो इसे भी पहले में द का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। रूल नंबर 18 क्या कहता है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज का नियम। यानी जब देश का नाम एकजुट समूह है, संघ या यूनियन, स्टेट या आइलैंड आदि को दर्शाता है, तब द का प्रयोग अनिवार्य होता है। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज का नियम क्या कहता है? यानी जैसे एक तो देश का नाम है इंडिया, पाकिस्तान, इनके पहले तो किसी देश के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन किसी देश का नाम एकजुट समूह में हो, या यूनियन हो, या स्टेट्स हो, या आइलैंड हो, ये नाम किसी भी देश के नाम में आए ना, तो वहाँ क्या लगता है? द लगता है। समझते हैं कौन कौन से नाम है। देखो, यूएन, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूएई के, द यूनाइटेड अरब अमारात, यूएई, द नीदरलैंड्स, ये ग्रुप है आइलैंड का, द फिलीपींस, द ब्रह्माज, द मालदीव्स, ये सब क्या है? दे द्वीप समूह हैं। तो इनके बारे में हमें द का प्रयोग करना होता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, नाम याद रख लेना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब अमीरात, द नीदरलैंड, फिलीपींस, मालदीव्स, ब्रह्माज, ये सब है ना, इन सब का नाम आप याद कर लेना। यानी कोई देश का एकजुट समूह हो, देशों का समूह हो, या कोई द्वीपों का समूह हो, उनको दर्शाए तो उनसे पहले द का नियम लगता है। जब द कहाँ नहीं लगेगा? जब एक ही कंट्री की बात हो, तो किसी देश के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब रूल नंबर 19 क्या कहता है? दो पर्पज़ होते हैं, एक तो प्राइमरी पर्पज़ होता है, एक सेकेंडरी पर्पज़ होता है। अगर कोई प्राइमरी पर्पज़ है, यानी प्राथमिक उद्देश्य है किसी का, तो उसमें तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन किसी का सेकेंडरी उद्देश्य है, तो उसमें आर्टिकल द लगता है। एक उदाहरण देख लो आप, इसको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। माई मदर गोइज टू टेम्पल डेली फॉर वर्शिपिंग द एलमाइटी, मेरी माता हमेशा मंदिर जाती है पूजा करने के लिए। ये इसका प्राइमरी पर्पज़ है कि आदमी मंदिर क्यों जाता है? पूजा करने के लिए ही जाता है। तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगा। अब देखो नीचे, माई मदर वेंट टू टेम्पल टू फाइंड आउट हर लॉस्ट पर्स, मेरी माता मंदिर इसलिए गई क्योंकि उन्होंने अपना पर्स खो दिया था, उसको ढूंढने के लिए गई। यानी पहला उद्देश्य तो है वहाँ पूजा करना, लेकिन उस उद्देश्य के लिए नहीं गई, वो पर्स खोजने के उद्देश्य से गई है। तो ये सेकेंडरी है, तो इसमें द टेम्पल आएगा। समझ चुके होंगे आप। ये 19 नियम थे जिनके अनुसार द का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हमने जिनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, यानी क्रॉस लगता है। आर्टिकल किन के साथ नहीं लगता? पहला पॉइंट देखो, प्लूरल कॉमन नाउन जब जनरल सेंस में हो। यानी कॉमन नाउन क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। जब जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन जातिवाचक संज्ञा, प्लूरल कॉमन नाउन है ना, बहुवचन जातिवाचक संज्ञा जब सामान्य अर्थ दे, तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे देखो, टाइगर आर डेंजरस एनिमल, टाइगर नहीं है यार, टाइगर्स है, एस लगा हुआ है, तो टाइगर्स आर डेंजरस एनिमल्स। ये टाइगर एक टाइगर का नाम नहीं है, टाइगर्स है, यानी ये पूरी जाति, यानी जितने भी टाइगर हैं उन पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बुक्स आर यूजफुल, बुक है, इसमें एस लग गया तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दूसरा देखो, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। दूसरा देखो, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें देखो, व्यक्ति, स्थान, ब्रांड या कंट्री नेम आदि के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। यानी व्यक्तियों के नामों से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, विभिन्न स्थानों के नामों से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, विभिन्न ब्रांड होती है उनकी पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कंट्री जो देशों के नाम है उनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा।
उदाहरण देखो, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक देश का नाम है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगा। नाइकी मैक्स शूज़, नाइकी एक ब्रांड का नाम है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगा। तो व्यक्ति, स्थान, ब्रांड, कंट्री नेम, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। एक्सेप्शन यानी अपवाद क्या है, जैसे गंगा, गंगा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन फिर भी नदी के नाम से पहले द का यूज़ होता है। हिमालयज के पहले भी द लगता है, रामायण के पहले भी ज लगता है, जब कोई खास ग्रुप या बुक की आतिशी हो। तो व्यक्ति, ब्रांड, स्थान या कंट्री नेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। 3 नंबर पॉइंट है अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञाएं जब जनरल अर्थ में हो तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता, हम पढ़ चुके हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, करेज, ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ब्यूटी लाइज इन द आइज, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। 4 नंबर पॉइंट है मील्स, खाने के नाम, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, आदि के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, यानी सामान्य अर्थ की बातें हो रही है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। वी हैड डिनर एट 8 PM, यानी 8 बजे डिनर करते हैं, तो कोई आर्टिकल डिनर से पहले नहीं लगा। सी स्किप्ड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगा। 5वां हम पढ़ चुके हैं लैंग्वेज और सब्जेक्ट के साथ, कोई भाषा का नाम उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, कोई सब्जेक्ट का नाम उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। एग्जाम्पल देखो, आई एम लर्निंग इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है तो कोई आर्टिकल नहीं लगा। ही लाइक्स मैथमेटिक, कोई मैथ की बात हो रही है तो कोई आर्टिकल नहीं लगा। आगे देखो, स्पोर्ट्स, गेम्स, डिसीज यानी रोग सामान्य रूप में यूज़ हो तो इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, यानी खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। बीमारियों के नामों से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। देखो, सी प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट के पहले खेल का नाम है इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगता। सी हैज़ डायबिटीज़, उसे डायबिटीज़ है, ये एक रोग का नाम है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट देखो 7 नंबर, माउंटेन, किसी पर्वत या पीक यानी चोटी या पहाड़ी का नाम है, कोई पर्वत चोटी का नाम है या पहाड़ी का नाम है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे माउंट आबू है, एवरेस्ट है, हर्ष है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, यानी किसी पहाड़ी का नाम है, कोई चोटी का नाम है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन माउंटेन रेंज है, उनसे पहले द का यूज़ होता है। माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है, देखो अरावली है, हिमालय है, रॉकीज है, विंध्याचल है, एंडीज है, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनके साथ हमेशा द का यूज होता है। आज हमने आर्टिकल के बारे में चर्चा की है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले तो आर्टिकल कहाँ नहीं लगता, माउंटेन, पीक, हिल, यानी कोई पहाड़ी है, कोई चोटी का नाम है, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, जबकि पर्वत श्रृंखला के पहले लगता है। खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, भाषा के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। इसके साथ ही व्यक्तियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, स्थानों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ब्रांड के नाम से कोई आर्टिकल नहीं लगता, कंट्री नेम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब हमने पढ़ा ए और एन कहाँ लगता है, जहाँ स्वर की ध्वनि आती है वहाँ तो एन का प्रयोग करते हैं, जहाँ व्यंजन की ध्वनि आती है वहाँ ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने द कहाँ लगता है, उनके 18-19 नियम पढ़े हैं, तो उनमें इम्पोर्टेंट नियम थे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, प्लस कंट्रीज जो देशों के जो समूह हैं, इजलैंड हैं, जैसे यूएन है, यूएई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मालदीव्स है, फिलीपींस हैं, इनके नामों से पहले भी द का यूज़ करते हैं। उपाधि के नाम से पहले द लगाते हैं, अगर उपाधि के नाम के साथ किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अगर कंपेरेटिव डिग्री में 2 कंपेरेटिव डिग्री एक साथ आए तो दोनों के पीछे द लगाएंगे, एक कंपेरेटिव डिग्री आए तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और ओप का प्रयोग हो जाए तो द का प्रयोग, ओप वाली बात याद रखना, ओप का प्रयोग होते ही द का प्रयोग होता है। धातु की सामान्य बात हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब धातु का विशेष अर्थ निकले तब आर्टिकल द लगता है। ऑर्डिनल नंबर पढ़े थे 1st, 2nd, 3rd, इनसे पहले हमेशा द का प्रयोग होता है।
तो नाम पढ़ते थे, तो सेम, एक ओनली। सेम और ओनली वर्ड जहाँ भी आएंगे वहाँ दे का प्रयोग करेंगे। और लैंग्वेज वर्ड अगर नेशनलिटीज़ यानी पीपल, लोगों के बारे में बात करेगा तब वहाँ भी दे का प्रयोग करते हैं। कोई आविष्कार है उससे पहले हमेशा दे का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दे का प्रयोग। ऑफ फ्रेज आता है तो उसके पहले भी दे का प्रयोग होता है। संगीत वाद्य यंत्र से पहले दे का प्रयोग करते हैं। होना चाहिए वो बजाने के अर्थ में यूज, वरना तो उसके पहले ए और एन लगेगा। दिशाओं के नाम के पहले भी दे का प्रयोग करते हैं। जो चीज़ एक ही हो, जो चीज़ पहले देख चुके हैं, उनके बारे में भी क्या दे का प्रयोग करते हैं। ओशियन हो गया, रिवर हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन रेंज हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, फेमस बुक हो गई, विशेष स्थान हो गया, संस्था हो गया। इन सब से पहले हम दे का प्रयोग करते हैं। और ए और एन, जहाँ स्वर की ध्वनि आएगी वहाँ एन का प्रयोग कर देना। जहाँ व्यंजन की ध्वनि आएगी वहाँ दे एक का प्रयोग कर देना। आई होप आप सभी आर्टिकल को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यहाँ हमने आर्टिकल के जितने भी टाइप बनती थी उन सब के बारे में आज विस्तार से चर्चा की है। जब 2-3 क्लासें हमारी हो जाएगी, जैसे आज तो आर्टिकल था, क्लास लंबी हो चुकी है, वरना आज की क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच की भी थोड़ी सी बात करने वाले थे। वो हम एक नई क्लास, छोटी सी क्लास लेके आएंगे 10-15 मिनट की, उसके अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लेंगे। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो डिटरमिनर को लेकर आने वाली है। जैसे पहली क्लास हो जाएगी आर्टिकल, दूसरी डिटरमिनर। जब हमारी 2-3 क्लासें हो जाएगी उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेकर आएंगे जिसमें 60-70 क्वेश्चन होंगे दोनों तीनों टॉपिक के। उनके बाद जब आप आंसर दोगे तब आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज देख के बहुत सारे नियम थे, आप इनको जब दोबारा आराम से देखोगे तब आपको समझ आ जाएंगे। उतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बस स्पेशल चीज़ का ध्यान रख लो, थोड़े बहुत नियम को याद रह जाएंगे तो इतना हार्ड आना नहीं है, तो अपने आप ही सही हो जाएगा। 2-3 क्लास के बाद जब अपना टेस्ट वाला जो MCQ आएंगे उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या नियम थे, उन नियमों के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। तो जितने नियम उतने क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको हर नियम का एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको वो नियम भी रिवाइज हो जाएंगे, उसके साथ ही मैटर भी क्लियर हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शायद डिटरमिनर की क्लास आएगी। डिटरमिनर के पहले शायद पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं हम, लेकिन वो तो 10-15 मिनट के आपके ओनली जनरल नॉलेज के लिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके वो तो और टॉपिक्स को समझने के लिए है। वैसे डायरेक्ट आपको पार्ट ऑफ स्पीच के पर्सन देखने को नहीं मिलेंगे। तो दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है डिटरमिनर। तो अभी इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।